आज हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और अंतिम शासक की बात करते हैं तो अंतिम शासक है वृत्रथ। और वृत्रथ की हत्या उसके सेनापति ने करके शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की। अब हम बात करते हैं कि इससे पहले जो इस एरिया में यानी जो मगध जो एरिया है इसके ऊपर ये साम्राज्य इसकी स्थापना होती है। इससे पहले अन्य जो वंश जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था उसमें शुरुआत से हम देखते हैं। सबसे पहले है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद में नंदवंश, और नंदवंश के बाद में मौर्य वंश। अगली बात करते हैं हम इनकी जानकारी के स्रोतों की, कि मौर्य वंश की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है। तो एक तो है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे हैं इसके अंदर साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख मुख्य रूप से हैं, उसी की हम चर्चा करेंगे। और अभिलेख में एक हैं अशोक के अभिलेख, और दूसरा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिनसे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से हैं ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध, जैन, ये साहित्य हैं। ब्राह्मण साहित्यों में मुख्य रूप से हैं, सबसे पहला जो नाम है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बाद में है मुद्रा राक्षस, जिसके अंदर हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। कथाश्रित सागर, कथाश्रित सागर, वर्त कथा मंजरी, महाभाष्य, इनसे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी रचना किसने की? चाणक्य या कौटिल्य ने। मुद्रा राक्षस की विशाखदत्त ने। कथाश्रित सागर की सोमदेव ने। वर्त कथा की सुमेंद्र ने। और महाभाष्य की पंचलित। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में है मुख्य रूप से दीपवंश, महावंश और दिव्यावतार। जैन ग्रंथों की बात करते हैं तो जैन ग्रंथों में एक है कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन। ये रचा था भद्रभाव ने, और ये हेमचंद्र ने। इन सब में अगर हम इसके बाद में विदेशी स्रोतों की बात करते हैं, इसके साथ में विदेशी में मुख्य रूप से है इंडिका, और इसके अलावा दो तीन विद्वान हैं जैसे एरियन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो, जस्टिन, इसके वृत्तांत हैं। तो इनमें मुख्य ये है जो किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमें सबसे ज़्यादा मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। थोड़ी सी हम अर्थशास्त्र की चर्चा कर लेते हैं। अर्थशास्त्र है वो 15 अभिकरणों में लिखा हुआ है, और इसके अंदर सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है कि राजा को किस प्रकार से राज्य करना चाहिए, और राज्य की तुलना है इसमें मानव शरीर से की गई है। इसमें जो पहला सप्तांग सिद्धांत में पहला है राजा,
दूसरा है इसके अंदर मंत्री, तीसरा है इसके अंदर जनपद, चौथा है इसके अंदर दुर्ग या किला, पांचवा है इसके अंदर कोष, छठा है इसके अंदर सेना और सातवां है मित्र। अब इसकी तुलना भी इसी प्रकार से, जो राजा है, राजा की तुलना की गई है मानव शरीर के सिर से, मंत्री की तुलना की गई है आँखों से, और जो जनपद है, जनपद की तुलना की गई है जंघाओं से, दुर्ग की तुलना की गई है बाहों से, कोष की तुलना की गई है मुख से, सेना की तुलना की गई है मस्तिष्क से, और जो मित्र है, मित्र की तुलना की गई है कान से। ये तो अर्थशास्त्र यानी जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, यानी मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले इसका शासन यानी 322 ईसा पूर्व से 295 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंदवंश का उन्मूलन कर मौर्य वंश की स्थापना करता है। अब जो ब्राह्मण साहित्य हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र मानते हैं। बौद्ध और जो जैन साहित्य हैं ये इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। और एक जो किताब है, बार बार इसकी चर्चा आती है, मुद्रा राक्षस, ये इसे वर्षल मानती है, यानी एकदम निम्न कुल का मानती है। इसके अलावा जो यूनानी है कि जिनसे हमें ये पता चलता है कि 2-3 व्यक्ति हैं, जैसे स्ट्रेबो और जस्टिन। स्ट्रेबो जस्टिन ने इन्हें सेंड्रोकोटस कहा है, और एरियन और प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोटस कहा है। कालांतर में विलियम जोन्स, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो सेंड्रोकोटस है वो कौन है, वो चंद्रगुप्त। प्लूटार्क कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को इसने रौंद डाला था। चंद्रगुप्त के मुख्य जो कार्य हैं, चंद्रगुप्त के जो मुख्य कार्य हैं, पहला उसने किया, उत्तर पश्चिमी जो भारत है उसको सिकंदर जो था के उत्तराधिकारियों से उसने मुक्त करवाया। दूसरा इसका कार्य था जो इसने सबसे पहले किया, नंदवंश का इसने उन्मूलन किया और सेल्यूकस को पराजित किया। इसने सेल्यूकस को पराजित कर उसे संधि करने के लिए विवश किया। सेल्यूकस के साथ में इसका 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है और जिसमें सेल्यूकस पराजित हो जाता है, जिसके बाद में उसे संधि करनी पड़ती है।
संधि की जो शर्तें हैं उसमें पहली है कि जो मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में रहेगा, मौर्य दरबार में। दूसरी, ये अपनी पुत्री का विवाह है सेल्यूकस चंद्रगुप्त के साथ में कर देता है, हेलेना का। और दहेज में इसे 4 प्रांत दे देता है, एरिया, राकोशिया, झेड्रोसिया और पेरिप्नसडोई। ये 4 प्रांत दहेज में देता है। एरिया को का जो सामान्यकरण है वो है हेरात के साथ में, राकोशिया का है कंधार के साथ में, झेड्रोसिया का है बलूचिस्तान या मकरान, और पेरिप्नसडोई का है काबुल। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी सेल्यूकस को देता है। साम्राज्य विस्तार, इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में ईरान से दक्षिण के अंदर कर्नाटक तक, और पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर मगध तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की आगे हम विजयों की बात करें तो इसकी जो दक्षिण के अंदर इसकी जो विजय हुई, दक्षिण विजयों के बारे में जानकारी जो देने वाले स्रोत हैं वो है एक तो एनामुर, जिनसे हमें इसकी दक्षिण विजयों की जानकारी मिलती है, और दूसरा है मोरनानोर। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम शासन के अंतिम 12 वर्षों में भयंकर अकाल पड़ जाता है, और इसने इसके देखो 2 अभिलेख भी हैं इस प्रकार के महास्थान, एक है महास्थान और दूसरा है सोहगोरा। इन अभिलेखों में इनके अन्नागार यानी राशनिंग पद्धति की जानकारी हमें मिलती है कि किस प्रकार से अकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सहायता की गई थी। जो शाहगोरा अभिलेख है ये इस समय यूपी के अंदर है, गोरखपुर जिले में, और ये मौर्य वंश का एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र पर लिखा हुआ है, और दोनों सेम टू सेम है कि अन्नागार से संबंधित हैं दोनों। और इसके शासन के अंतिम 12 वर्षों में अकाल पड़ जाता है, और एक घटना और होती है इसके समय कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन (320 में होता है, जिसकी अध्यक्षता स्थूल बाहु करते हैं। स्थूल बाहु देखो जैन है वो 2 भागों में था, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। ये श्वेतांबर और दिगंबर के थे भद्रबाहु। इससे भद्रबाहु नाराज हो जाते हैं और अपने अंतिम समय में जब अकाल पड़ जाता है तो भद्रबाहु के साथ में, उसको राजी करने के लिए भद्रबाहु के साथ में कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर भद्रबाहु के साथ में जाकर सलेखना विधि से शरीर त्याग देते हैं।
बिंबिसार। बिंबिसार का जो शासनकाल है, बिंदुसार। 298 BC से 272 या 73 हम मान सकते हैं इसको 297 कहेंगे। और ये देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो है 297 BC से 273 BC तक बिंदुसार रहता है। और बिंदुसार को जो यूनानी लेखक इसे अमित्रोचेट्स कहते हैं, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। और वायु पुराण है, इसे भद्रसार, और जैन ग्रंथ है इसे सिंहसेन कहते हैं। इसके समय सीरिया और मिस्र। सीरिया के शासक थे एंटियोक्स प्रथम, और मिस्र के शासक थे टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय। ये डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में बैठते हैं, और ये डायोनीसस को बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं। एक तो ये है। और ये जो बिंदुसार है वो जो सीरिया के शासक है एंटियोक्स प्रथम के पास एक दूत को भेजकर 3 चीज़ों की मांग करता है। एक है उसके अंदर मीठी मदिरा, दूसरी सूखी अंजीर, और तीसरी दार्शनिक। शासक हैं, ये दोनों चीज़ें तो उसके पास भेज देता है, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा जाता, और उसे कहलवा भेजता है कि हमारे यहाँ दासों का व्यापार नहीं होता है। जो पुस्तक है दिव्यावधान, उसके अनुसार बिंदुसार के समय जो तक्षशिला था, तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह होते हैं। एक विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा जाता है, और दूसरे पुत्र यानी सुसीम को दबाने के लिए भेजा जाता है। बिंदुसार है वो आजीविक संप्रदाय से संबंधित था। आगे हम अशोक की बात अगले वीडियो में करेंगे।